हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और ये हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स है। राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे एचसीएस दैट इज हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये प्रोग्राम हमारा डिजाइंड है, ताकि आपको दोनों एग्जाम में जो हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है उससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स हो चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विस का प्रीलिम्स। ऑलराइट। तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, और कैसे हम करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो मैंने कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम इस पिछले हफ्ते जो भी मेंस रिलेटेड आर्टिकल्स थे या न्यूज़ थी, उसको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, इसमें हम दो आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और दूसरा हम कवर करेंगे इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी जो रिपोर्ट है ऑन फॉरेस्ट फायर, उसकी माइन्यूट डिटेल्स को हम बात करेंगे। रीज़न क्या है, हम दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं? देखो, इवेंट तो ये है इसमें फॉरेस्ट फायर। ओके। तो सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या लोकल इश्यूज हैं। राइट, क्या लोकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई। सेकेंडली, हम ओवरऑल देखेंगे कि इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में केवल उड़ीसा में ही तो फॉरेस्ट फायर होता नहीं है। मतलब 2 साल पहले अगर आप देखे होगे तो उत्तराखंड ऐसी ही फॉरेस्ट फायर वाली न्यूज़ में था। तो इंडिया में क्या बेसिक कॉजेज हैं, क्या उसके सोल्यूशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। राइट। देन हम देखेंगे कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट, जिसमें हमारा पहला है आपका सीपीसीबी, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। दूसरा हम कवर करेंगे तवी रिवर के बारे में। राइट। देन वी हैव दिस बावधान रेड सैंडर्स, जो कि एक ट्री है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट। और फिर कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जो इस बीच इस पिछले हफ्ते काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। राइट। क्योंकि बहुत बच्चों को, अगर आप में यूपीएससी का आपने पेपर देखा है, तो आप सबको एक रियलाइज़ हुआ होगा कि हर साल 2 से 3 सवाल ऐसे आते हैं कि प्लेसेस और यहाँ पे उसका लोकेशन, ऐसे मैच द फॉलोइंग टाइप का आपको चीज़ें दे देगा। राइट। जैसे आपके खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। राइट। तो हम इसको ज्योग्राफी टॉपिक के अंदर रखते हुए इन प्लेसेस की लोकेशन को अच्छे से देखें। ओके। और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैंने प्लान किया है कि हम 2 यूपीएससी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन अप्रोच। कैसे हम एलिमिनेशन अप्रोच यूज करके जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसको हम इस अप्रोच के साथ सही कर सकते हैं। राइट। मैंने यूपीएससी में मेरे 2 बार प्रीलिम्स में 120 प्लस मार्क्स आए हैं। और ये मार्क्स कैसे हैं, ये नहीं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट एक जो बेसिक तैयारी होती वो की थी, साथ ही साथ एक कॉमन सेंस लगा के कुछ एक ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स आप बोल सकते हो, या फिर आप उसको एक लेट्स से कि बोल सकते हो कि लर्नड गेसिंग, जो आप इतने टाइम से जो चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हो, उसको अप्लाई करते हुए हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं और अपने आंसर को अपने सामने ले। ये चीज़ मैं आपको सेशन के एंड में 2 एमसीक्यू के थ्रू बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले मैंने मेन से लास्ट वाले आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हुई थी। राइट। तो हमारा सबसे पहले है सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। ओके। तो पहली चीज़ देख लो, जो सिमलीपाल बेसिकली उड़ीसा में है। ये चीज़ें हमें बेसिक फैक्ट्स कुछ पता होने चाहिए, कहाँ पे अगर सिमलीपाल की बात कर रहा हूँ तो ये बेसिकली है कहाँ। राइट। चलो, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये उड़ीसा का मैप है। ऑलराइट, दिस इज उड़ीसा। This, उड़ीसा, ये उड़ीसा का कोस्ट है। ऑलराइट, यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश लग जाता है। ये आपका जो सिमलीपाल फॉरेस्ट है पूरा, राइट, इस एरिया में है, नॉर्दर्न उड़ीसा। राइट। इस पोर्शन में आपका सिमलीपाल रिजर्व आप बोल सकते हैं। राइट। इस प्रेजेंट लोकेशन में। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के बारे में पहले हमको उसके बारे में बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए।
अगर मैं आपको डायरेक्टली फॉरेस्ट फायर के रीजन कॉजेज ये सब बताते जाऊं और आपको पता ही नहीं कि भाई सिमलीपाल फॉरेस्ट या टाइगर रिजर्व इतनी अहमियत क्यों रखता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, तो देख लेते हैं। पहली चीज, सिमलीपाल जो नाम है वो डिराइव है फ्रॉम सिमुल, जो कि एक सिल्क और कॉटन ट्री है। एक सिल्क कॉटन ट्री है जो, राइट, देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, सिल्क और कॉटन दोनों है इसमें, राइट। ये एक नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, एज वेल एज एक टाइगर रिजर्व भी है। दोनों चीजें हैं ये। बहुत कम ऐसे हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं जो एक टाइगर रिजर्व भी है, ऑलराइट। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है, मयूरभंज जिला जो है, यहाँ यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ऑलराइट। थर्डली, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व 1994 जून 1994 में इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये कि नेशनल पार्क भी है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, साथ ही साथ है कि ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर है कि बायोस्फीयर रिजर्व का भी इसको टाइटल मिला हुआ है, ऑलराइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंस हो ही जाती है। बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चंस के या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आने के। सिम्पलीपाल या तो आपको मैच द फॉलोइंग या किसी नेशनल पार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर के कॉजेस क्या थे, यहाँ पे क्यों ऐसे जंगल में आग लगी थी, राइट। तो ये कुछ कॉजेस हैं। तो इसको हमने देखा कि इसको हमने बांट दिया, भाई कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं और कुछ आपके ह्यूमन कॉजेज होते हैं, ऑलराइट। तो देखो नेचुरल कॉजेज में आपके आते हैं जैसे लाइटनिंग हो गई, या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओके। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जनरली जो आपका जो फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है, ये समर के ऑनसेट में, जब समर स्टार्ट होने वाला था होता है, तो ये फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं ये स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये एक एनुअल, लेट्स से एनुअल चीज है, हर साल होते रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट इस साल क्या हुआ, इस साल ये काफी बड़े स्केल पे ये फॉरेस्ट फायर हुआ, ओके। तो इसलिए ये न्यूज में आ रही थी। सेकेंडली सेकेंडली यहाँ पे आपको पता है उड़ीसा, उड़ीसा में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन भी मिलते हैं, डेसिडुअस मेजोरिटी। और डेसिडुअस फॉरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर आप लोग एनसीईआरटी नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर इंडिया का अगर आपको ध्यान आ रहा है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से कराया था कि डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं वंस और ट्वाइस अ ईयर, राइट। तो ये जब पत्तियां, इनसे पतझड़ होता है तो ये जो पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट फायर आपका बढ़ता है, राइट। तो अब देखो नेचुरल कॉजेज में अगर मैं आपको बताऊं तो लाइटनिंग और जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अगर ये बढ़ जाता है, हर साल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इवन रीजनल वेरिएशंस बहुत रहते हैं, कुछ गर्मी तो बढ़ ही रही है हर साल, बट कुछ रीजनल वेरिएशन रहते हैं कि किसी एक जगह में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो इन वजहों की वजह से ये आपके नेचुरल कॉज हैं जिनकी वजह से जंगलों में आग लगती है, ओके। फिर जो ड्राइड लीव्स होती हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, ओके, ट्री ट्रंक्स सूख जाते हैं जो, ये भी फायर को बढ़ा देते हैं। अब देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो उड़ीसा में जो ये मयूरभंज जिला है, मयूरभंज, यहाँ पर लगभग 78% ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, ओके। और ये जो ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स महुआ के फूलों को इकट्ठा करते हैं, महुआ, जिससे ये एक ड्रिंक बनाते हैं, बेसिकली शराब टाइप की ड्रिंक होती है जो काफी एडिक्टिव होती है, ओके। तो अब इस फूल को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, जो पत्ते पड़े रहते हैं जमीन पे, इनमें ये आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो पत्ती पूरी जल जाती है और बचते आपके महुआ के फूल है, और ये इनको कलेक्ट करके और वो ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक। तो इस वजह से भी जब ये पत्तों में आग लगाते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ओके। तो ये भी एक रीजन है। थर्डली विलेजर्स ऑल्सो बर्न पैचेस ऑफ सॉल्ट ट्री,
अब देखो उड़ीसा में आपको पता है ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स क्या प्रैक्टिस करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो इन वजहों से भी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? स्लैश एंड बर्न, काटो और आग लगा दो। ठीक है, खेती करो, काटो और आग लगा दो और अगले पैच पे बढ़े हो। इन वजहों से भी आपकी फॉरेस्ट फायर। ऑलराइट। और अर्ली ऑनसेट ऑफ समर, समर अपने जो फिक्स टाइम उससे पहले ही अगर आ जाता है तो ये भी आपका फॉरेस्ट फायर को सिमली पाले रीजन में बढ़ने के चांसेस को बढ़ा देता है। राइट। तो हमने देखा कि कुछ तो नेचुरल कॉजेज हो गए, जैसे आपके अर्ली ऑनसेट ऑफ समर हो गया या लाइटनिंग हो गई। फिर हमने कुछ मैनमेड कॉजेज देखे जिसमें आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया या महुआ कलेक्शन हो गया। राइट। तो ये कुछ आपके रीजंस। ओके, चलिए अब मैं इसमें आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, तो इसमें देखो प्रीलिम्स फैक्ट्स भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोढ़ा ट्राइब, इसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था कि यहाँ पे एक लोढ़ा ट्राइब रहती है जो कि क्या करती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करती है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे आपका शहद हो गया, ठीक है, या इवन महुआ हो गया, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ट्राइब इनको कलेक्ट करती है और इसको जाके ये बेचती है, जिससे इनको पैसा मिलता है। अब जंगलों में जब आग लग गई है तो इनकी भी तो लाइवलीहुड को इशू आ गया है। अब आग में तो कूद के ये कलेक्ट करेंगे नहीं, तो इनके इकोनॉमिक इनके पास बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर आर्टिकल में लोढ़ा ट्राइब का नाम मेंशन था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोढ़ा ट्राइब उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, एक डोंगरिया कोंड होते हैं, ये भी काफ़ी फेमस ट्राइब है यहाँ की। ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये तो हमने हो गया कॉजेस क्या क्या है। अब आइए देखते हैं कि इसका कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा रहा है या क्या कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली है, जो हमारे यहाँ नेचुरल रेन है, हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो जनरली इसको कंट्रोल हर साल कर देती है। बट अब इस बार क्या बहुत बड़े स्केल पे ये आग लगी, तो जो बारिश भी है थोड़ा डिले ही है। जो मानसून आएगा तभी वहाँ बारिश होगी तो कंट्रोल होगा, तो इसका इंतजार कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली जो बरसात होती है वो उसको बुझा देती है वहाँ की आगे। दूसरा है आपका फोरकास्टिंग फायर प्रोन डेज। हमारे पे ऐसे कुछ मेथड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे हमारे पे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे हम किस दिन या किस टाइम में जंगलों में आग लगती है इसके हमारे पास डेटा हो। ठीक है, तो ये आप टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन मान सकते हो, टेक्नोलॉजी। तीसरा है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। जो आसपास की कम्युनिटी है उनको उस एरिया का अच्छा आइडिया रहता है, तो उनको इन्वॉल्व करना जिससे हम मिटिगेशन कर सकते हैं, इसको हम मिटिगेट कर सकते हैं इनको होने से। भाई हम इनको बोल दें कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे जो पत्ते हैं मत जलाइए, जो ड्राइड लीव्स हैं मत जलाइए। राइट। फिर होता क्या है, जो कुछ हंटर्स और पोचर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, शिकार करने जब वो जंगल में आते हैं, वो आके वहाँ पे कहीं पे आग लगा लिए, अपना बैठ गए आसपास सब लोग, और फिर वो उस आग को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से भी जंगल में आग फैलती है। तो हमको ऐसे पोचर्स और हंटर्स को पकड़ना है और उनको स्टॉप करना है, तो कम्युनिटी का इसमें हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। देन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉरेस्ट का फायर लाइन बनाना। मतलब लेट्स से कि जंगल, पूरा ऐसे जंगल का पैच। राइट, हमने क्या करना है, यहाँ पे दो को एक पेड़ कुछ काट दीजिए आप, एक ऐसी लाइन टाइप की बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कर पेड़ों को काट के फिर आप यहाँ पे फॉरेस्ट को रहने दीजिए। राइट, तो क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे आग लगी तो ये आग आगे बढ़ेगी ऐसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो अब पेड़ है नहीं, तो यहाँ पे फिर फॉरेस्ट फायर इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस टाइप की फॉरेस्ट लाइन आप लगा सकते हो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनमें आग लग ही नहीं सकती है। कई लोग ऐसी चीज़ों को भी प्लांट कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि कई बार वो लोकल बायोडाइवर्सिटी को हिंडर कर देती है। तो बेटर है कि आप फॉरेस्ट लाइन ऐसे बना दें, तो जिससे आगे जंगल में आग ना फैले। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको लेट्स से एनडीए में गाइडलाइन में भी बहुत सारी चीज़ दी गई, तो उसमें फॉरेस्ट फायर लाइन को भी बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस। लोगों के बीच अगर अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई हमारे जंगलों में आग लग रही है, हमको उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर ऐसी सोच रहेगी तो फिर दिक्कत की बात है। तो उनको जागरूक करना है कि भाई अगर जंगल में आग ना लगे,
हमको ये चीज़ें करनी है, हमको ऐसा नहीं कि हम सिगरेट पी के जंगलों में फेंक दे रहे हैं, हम वहाँ पे आग जला के ऐसे ही भूल जा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है? तो कुछ आप यहाँ पे इनमें से चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है? तो स्मोकर्स को अलाउ ना करें, कैंपर्स को बोला जाए नहीं किया जाए, ऐसे आप ऐसे आग लगा के मत छोड़ो, राइट? तो इको टूरिज्म प्रमोट करना, हम गए वहाँ पे, हमने वहाँ प्लास्टिक व्लास्टिक फेंक दी, गंदगी करके आ गए, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें, ऑलराइट? तो ये कुछ मेथड्स हैं आप जिसपे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, राइट? तो 4 पॉइंट आप ऐसे याद कर लो। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसने एक रिपोर्ट निकाली है। एफएसआई आपका होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर ये आते हैं। और इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है इंडिया में फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या उसका से एक्सपेंस है, कितना वो डैमेज करते हैं, इसके बारे में, ठीक है? तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या की फाइंडिंग्स थी इस रिपोर्ट। पहली चीज थी, लगभग 5,291 फॉरेस्ट फायर हो चुके हैं बिटवीन फरवरी और मार्च, मतलब एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर लगभग 5,000 जगह फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो चुकी इंडिया में। अब इंडिया है भी इतना बड़ा, छोटी छोटी जगह आग वाग लगते रहती है, राइट? तो लगभग 5,000 जगह ऐसी चीजें हो चुकी। कलेक्शन ऑफ महुआ फ्लावर्स एंड केंडू लीव्स, ठीक है? और प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जानवरों द्वारा ग्रेजिंग करना, ये कुछ रीजंस बताए गए हैं कि जंगलों में जो आग लगती है, जो हमने अभी देखा था, जो महुआ इकट्ठा करने के लिए लोग वहाँ पे सूखे पत्तों पे आग लगा देते हैं, राइट? इन सब चीज़ों से वहाँ पे आग लगती है। और अगर देखा जाए स्टेट वाइज, इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर तेलंगाना में, देन आपका मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश उसके बाद, ये आपके सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट है यहाँ पे, इस बीच सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई, ठीक है? इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इंडिया में फॉरेस्ट एरिया का अगर हम लगाया जाए, तो कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपके फॉरेस्ट कवर है, ठीक है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि आपको सीक्वेंस लगाना है, राइट? तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या इसको आप डेटा ही याद कर ले कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे कौन सा स्टेट है, 3 एंड 4 स्टेट आप ज़रूर याद रखें कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, एंड नेक्स्ट वन, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखें। आंसर इसी में एक दिया हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको, राइट? यूपीएससी में पिछले साल ही पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको भाई रोकने के लिए क्या क्या कंसर्न्स है, फॉरेस्ट फायर से होता क्या क्या, क्या क्या कंसर्न्स बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि भाई अब फॉरेस्ट फायर इंडिया की बात नहीं रह गई, या केवल जंगल वाले एरिया की बात नहीं रह गई, ये एक पूरे विश्व भर की एक कंसर्न बन चुकी है, एक ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है। ओके, सो इन मेनी कंट्रीज वाइल्ड फायर्स आर बर्निंग लार्ज एरिया, बड़े बड़े, जैसे आपने पिछले साल न्यूज सुनी होगी, अमेजोन में, अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत भयंकर आग लगी थी, राइट? और ये क्यों हो रहा है? ये जो फायर सीजन है, ये धीमे धीमे बढ़ते क्यों जा रहे हैं? पहले छोटे स्केल पे होता था, अभी बहुत बड़े बड़े लेवल पे फायर, जो जंगल में आग लग रही है, रीजन ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, वही बढ़ते जा रहा है, इस टाइप की घटनाएं तो होंगी, ठीक है? तो ग्लोबल वार्मिंग को एक रीजन बताया जा रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर की ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। अभी किसी रीजनल जगह की बस बात नहीं हो रही कि यहीं पे बस आग लगती है, ये पूरे विश्व भर की बात। दूसरी चीज, फॉरेस्ट फायर से बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। अब देखो क्या होगा भाई, जंगल में यहाँ पे लेट्स से आग लग गई, जंगल में आग लगी तो यहाँ से निकल रहा है CO2 क्या करेगा, फर्दर इस ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर से जंगलों में आग लगेगी, तो ये साइकिल कंटिन्यू से हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें इन चीज़ों को रोकना है। थर्डली, जंगल में जब आग लगती है तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे जो पौधे, जानवर, ये सब चीज़ें हैं, इवन इंसान, ये भी मर रहे हैं, ठीक है? क्यों? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ स्मोक, फायर, जल के मर जा रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए बहुत खराब है, ठीक है? इस वजह से कंसर्न जताया जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इंडिया की क्या इनिशिएटिव रही है, इंडिया क्या हम कर रहे हैं लेजिस्लेटिवली, या फिर ऐसे कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है?
तो इसमें आपके 2 बड़े इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। पहला है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर NAPFF। ये 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? एम क्या था कि जो जंगलों में फायर हो या आग लग रही है उसको मिनिमाइज़ करना। कैसे मिनिमाइज़ करना? इन्फॉर्म करना लोगों को। लोगों को इन्फॉर्म करिए, उनको अवेयर करके, उनको इनेबल करके कि भई अगर जंगल में आग लगी तो आप क्या करोगे? तो ये सारी चीज़ों से वो जंगलों की आग को कम करना चाहते हैं। पहला इनिशिएटिव हो गया आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। दूसरा आपका हो गया द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। ये इकलौती, दिस इज द ओनली सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम, द ओनली सेंट्रली फंडेड program on, let's say, specifically dedicated to forest fire, dealing with फॉरेस्ट फायर। मतलब ये इकलौती ऐसी सेंट्रली फंडेड स्कीम है जिसको फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो अब देखो, जो आपने ये चीज़ देखी होगी, मैंने जिस हिसाब से ये करवाया ये पूरा टॉपिक फॉरेस्ट फायर इंडिया का, ओके? इस पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मेन से पूछ लिया कि इंडिया में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, identify the various causes and suggest some remedial measures or government response regarding for or to deal with forest fire, ठीक है? तो मैंने इस जो पूरे फॉरेस्ट फायर के जो हमने पूरा पढ़ा है इसको मैंने मेंस के आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है, ठीक है? तो अगर आप देख सकते हो, तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई यहाँ पे अबाउट देख लिया कहाँ पे जंगल में आग लगी, फिर हमने देख लिया क्या क्या कॉजेज हैं, उसके बाद हमने देख लिया कि इसको कंट्रोल और प्रिवेंट कैसे किया जाए। ऑलराइट, हमने कुछ डेटा देख लिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, और फिर हमने कंसर्न्स देख ली कि क्या इश्यूज हैं, राइट? और इंडियन इनिशिएटिव स्कीम्स के नाम, और अपने आंसर में आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है? वन और इन द अदर फॉर्म। आपसे कॉजेस पूछेगा, आपसे कुछ रेमीडियल मेजर्स पूछेगा, आपकी जिम्मेदारी कि आप ऐसी स्कीम्स अपने आंसर में लेके आए, ठीक है? आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा क्या चीजें हमने इसमें कवर की हैं। और मुझे नहीं लगता कि, और इवन इवन आप क्या कर सकते हो, एक बहुत अच्छा काम, आप इंडिया का मैप बना दो, इंडिया का मैप आप शो कर दो कि भाई जो मेजर फॉरेस्ट वगैरह में है, जहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स वगैरह लगते हैं, ठीक है? ऐसे रफ सा मैप बना के दो कि कहाँ कहाँ जो मेजर फॉरेस्ट फायर लगते हैं, यहाँ हो गया आपका MP में, हो गया उत्तराखंड, हो गया, राइट? इन जगहों में आप बता सकते हो, इवन नॉर्थ ईस्ट में बता सकते हो कि मेजर फॉरेस्ट फायर रीजन ऐसे करके आप शो कर दो, राइट? और फिर आप बता सकते हो कि कॉजेज क्या क्या है। कॉजेज आपने यहाँ लिख दिए, राइट? 1 2 3 वो जितने भी कॉजेज हैं। मिटिगेशन मेजर आपने लिख दिया, मिटिगेशन करना है भाई, कैसे करेंगे, ठीक है? 1 2 ऐसे करके राइट अ प्रॉपर कंक्लूजन, तो अपने आंसर को आप एंड कर सकते हैं, ठीक है? तो एक अच्छा इम्पैक्ट भी लगेगा, एक अच्छा दिखने में भी अच्छा लगेगा आपका आंसर। आपने डायग्राम मैप्स का यूज़ किया हुआ है, आपने करंट की इवेंट की मेंशन किया हुआ, अगर आपको डेटा मेंशन कर दो और अच्छी चीज़ इसमें, तो एक प्रॉपर आपको बोलते हैं 360 डिग्री कंप्लीट आंसर ये रहेगा आपका, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है? मेंस में आई थिंक आप पे कभी भी इस पे क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछ सकते हैं फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड? ये आपसे GS1 ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है मेंस का, वहाँ पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे आप पे, ऑलराइट? प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में आपसे GS1 ज्योग्राफी या फिर GS3 के एनवायरनमेंट वाले पार्ट में आपसे ये पूछा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं कुछ। पहला है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बेसिकली ये बॉडी के बारे में मैं क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज अभी CPCB ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने बताया है कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा कंटैमिनेटेड, सबसे ज़्यादा कंटैमिनेटेड प्लेस है पूरे इंडिया भर में, राइट? तो अब इसमें हमको नहीं डिटेल में आना है कि क्यों कंटैमिनेटेड है, वो एक अलग रीज़न है, ठीक है? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है ये बॉडी, क्योंकि गंदगी तो आजकल हर जगह है। एक रिपोर्ट निकाल दी इन्होंने कि इस टाइप से गंदगी फैली हुई है, ठीक है? तो देखो CPCB के बारे में आप कुछ चीज़ें जान लो। एक तो पहले इस पे UPSC पे क्वेश्चन पहले पूछ,
आगे भी प्रोबेबिलिटी की इसके या फिर इसके बारे में आपको वन और इन द अदर फॉर्म क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो जो सीपीसीबी है ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF-C, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट, तो ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टैब्लिश की गई थी 1974 में अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। यही स्टेटमेंट आपका यूपीएससी में आया था कि सीपीसीबी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं। यस, इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच वाज फॉर्म्ड अंडर वाटर एक्ट 1970। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएं एयर एक्ट कब की है, एयर एक्ट किस ईयर की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में। राइट, तो देखो सीपीसीबी के बारे में हमको दो चीजें पता चल गई। इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? अलग अलग पोल्यूटेंट से डील करने के लिए, मीडियम से, जैसे एयर पोल्यूशन से डील करने के लिए इन्होंने नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम बना रखा है। राइट, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसके तहत 4 पोल्यूटेंट्स को फोकस किया गया है। 4 पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? SO2, NO2, आपके सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एंड PM10। इनको टारगेट किया गया है अलग अलग लोकेशन में इनका, कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन में SO2 कितना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में NO2 कितना है, इसका डेटा ये कलेक्ट कर। राइट, सेकेंडली इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर करना। वाटर पोल्यूशन से रिगार्डिंग सिमिलरली ये डेटा कलेक्ट करते हैं। राइट, वाटर हो गया, एयर हो गया। देन अर्बन एरिया में इको सिटी प्रोग्राम इन्होंने ये बनाया है। मतलब जो अर्बन एरिया में बेसिकली कैसे एक प्रॉपर अर्बन ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसे स्लम्स और रिलेटेड जो भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक इको सिटी प्रोग्राम को लॉन्च। राइट, थर्डली म्यूनिसिपल, जितने भी म्यूनिसिपल एरियाज हैं, राइट, जितने भी म्यूनिसिपल एरियाज हैं, ये सारे एरियाज या ये जितनी भी अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, ये सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2000 के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है भाई, वेस्ट को इकट्ठा करो, सेग्रीगेट करो, उनको ट्रांसपोर्ट करो, उनको रिसाइकल करो और उनको डिस्पोज ऑफ करो। ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर। तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सीपीसीबी कलेक्ट कर, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर। तो हमारा एयर पोल्यूशन, वाटर, अर्बन एरिया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इवन नॉइज पोल्यूशन को भी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये उसको मैनेज करते हैं। राइट, तो ये उसके कुछ फंक्शंस हो गए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तवी रिवर, अगेन तवी रिवर ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इस रिवर में अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है। तो ये पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है, ये तो न्यूज़ में हमारे लिए मतलब ठीक है, ये न्यूज़ में, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तवी रिवर एज अ पार्ट ऑफ हमारा जो ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा इंडिया का, यूनिट याद आ रहा है? चैप्टर 3 है इंडियन एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम, उससे हमको ऐसे रिलेट करना है। ठीक है? जितनी भी नदियों के नाम हैं न्यूज़ में जो चल रही हैं उनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जो तवी रिवर है आपकी ओरिजिनेट करती है कैलाश कुंड ग्लेशियर। यूपीएससी 2019 ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे रिवर का नाम दे दिया था और यहाँ पे ग्लेशियर का नाम, किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, तो यमुना थी यहाँ पे आपकी, सतलज मेंशन कर रखा था। राइट, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये रिवर कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये जम्मू सिटी के अक्रॉस फ्लो करती है, जम्मू शहर के अक्रॉस फ्लो करती है और इसको जम्मू की लाइफलाइन भी बोला जाता है। ठीक है, थर्डली ये जो रिवर है ये चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट इज अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, और चेनाब सतलज की सबसे बड़ी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर। ठीक है, ये आपको बेसिक स्टैटिक्स है, हम ऐसे करंट अफेयर्स को अपने कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, और तवी रिवर को आपको बहुत ज़्यादा सेक्रेड और होली माना जाता है, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, और इसीलिए इसको पूजा
पूज्य एकदम माना जाता है, इसलिए इसकी गंदगी लोगों ने साफ करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। कैलाश कुंड ग्लेशियर, जम्मू शहर, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी, राइट। ये 3 चीज़ आप ये ज़रूर याद, प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, एक ट्रेन भी चलती है, अगर आप सबको पता होगा, जम्मू तवी एक्सप्रेस। एक टाइम पे ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। वैष्णो देवी इसी से जाते हैं साउथ वाले लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाव धान के बारे में। तो अगर ये बेसिकली एक टाइप का अपना राइस है, एक टाइप ऑफ राइस है जो कि आपका असम में पाया जाता है। और ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि इसको अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। पहली चीज़ है, इट इज़ रिच इन आयरन। आयरन रिच होता है, इसलिए इसको रेड राइस भी बोलते हैं। तो कलर भी आप देख रहे हो, रेड है, बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिच इन आयरन। और ये ब्रह्मपुत्रा वैली, असम, यहाँ पे उगाई जाती है खूब मात्रा में कल्टीवेट। थर्डली, इसको बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर से उगाया जाता है, प्योर ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक है इसीलिए ये यूएस एक्सपोर्ट। केमिकल फर्टिलाइजर होते तो यूएस से मना कर देती, हमें नहीं चाहिए। ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसलिए यूएस से बोल रही कि हमको। इंडिया में एक ये बहुत पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। हमारे यहाँ जो भी अच्छी वैरायटी की चीज़ें होती हैं, वो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज़ नहीं होता है। वो डोमेस्टिक हमारे इंडियंस नहीं यूज़ कर पाते, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। रीज़न, जितने भी ट्रेडिंग में, खासकर फूड आइटम से रिलेटेड जो ट्रेड होते हैं, रेगुलेशंस हैं, उसमें फाइटो सैनिटरी मेजर्स बोला जाता है कि भाई कितना साफ सफाई से आपने चीज़ों को किया है, क्या इसमें गंदगी तो नहीं है। इंडिया के लिए एक ये ड्रॉबैक रहता है, इंडिया में चीज़ें थोड़ी उतनी साफ सफाई से नहीं रख पाते। वैसे ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे बड़े बड़े कंसाइनमेंट वापस कर दिए गए हैं ड्यू टू दिस फाइटो सैनिटरी मेजर्स, राइट। इसलिए बोला जाता है कि इसलिए हमारे यहाँ जितनी भी अच्छी क्रीम क्वालिटी की चीज़ें होती, टॉप क्वालिटी, वो सब एक्सपोर्ट हो जाती हैं। और हम मतलब से मिडिल क्लास फैमिली जो हो गई, या फिर और भी जो नीचे दर्जे के लोग हैं, उनको एकदम जो अच्छी क्वालिटी का, जो सबसे खराब क्वालिटी है, वो हमारे को मिलती है। वो आपको बहुत ज़्यादा एविडेंट कहाँ मिलेगी, हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो पीडीएस शॉप में कभी जाना, वहाँ जाके उस धान की क्वालिटी या गेहूं की क्वालिटी आप देखना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ खा रहे हो। और यही जब बाहर के लोग हमारा देखते हैं कि भाई ये क्या खा रहे हो आप ये, तो उनको रियलाइज़ होता है कि हम जो खा रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं। ऑलराइट, क्योंकि वो सब एक्सपोर्टेड चीज़ें रहती हैं। तो एक ये इशू है कि हम जो अच्छी चीज़ें बाहर दे रहे हैं, और जो हमारे देशवासी, उनको हम खराब क्वालिटी का खिला रहे हैं। चलिए वो अलग इशू है, वो कभी और बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेड सैंडर्स, ये लाल कलर की आप वुड्स देख रहे हो, इनको बोला जाता है रेड सैंडर्स। ये एक ट्री है बेसिक, ठीक है, उसके ये प्लैंक्स। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। तो दिस ट्री इज एंडेमिक टू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, some parts of केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। बेसिकली इंडिया के इस पोर्शन में, खासकर एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स, अगर आप बोल लो, ईस्टर्न घाट्स में ये ज्यादा नेचुरली पाए जाते हैं। ऑलराइट, और इनकी काफी रिच ह्यू रहती है, और बहुत ही अच्छी थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी रहती है, मतलब इसका मेडिसिनल यूज होता है। स्मेल भी बहुत अच्छी रहती है इसकी, राइट। थर्डली, आईयूसीएन ने इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको डाल रखा है। पहले ये आपकी एंडेंजर्ड में आती थी, और 2004 तक इसके एक्सपोर्ट पे पूरा बैन था, कहीं भी इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बट 2019 में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, ने बोला कि इसको जो नेचुरली उगाया गया है नेचुरल लैंड पे, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। जब ये एंडेंजर्ड से नियरली थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गया था, ठीक है। तो इसको आपको लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन इज, एंड इट इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब इट इज नेचुरली फाउंड इन दिस एरिया इन द ईस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला। काफ़ी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, घाव वगैरह हील कर देती है, राइट। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में एक और अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये जितने भी बंजर जमीन होती है, रॉकी एकदम पथरीला इलाका, राइट, फैलो लैंड जहाँ पे कुछ ज़्यादा उगाया नहीं जाता है, वहाँ पे इसको आप इजीली उगा सकते हो, राइट। तो देख लो कितनी अच्छी चीज़ है कि तो उगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है।
कहीं भी उगा लो, प्लस इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो रहे हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है रेड सौंडल। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा प्लेसेस इन न्यूज़, कौन-कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं इसको मैप से आपको करवाऊँगा, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि भई मैप में कौन-सी लोकेशन कहाँ पे है और मैं एग्ज़ाम में कितना ईज़िली आंसर कर सकता हूँ। तो ये जो पहला वाला है, ये है बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये देख रहे हो, ये है अपना इंडिया। इंडिया से ये अगर ये बेसिकली मल्टी मॉडल है। जो रेड कलर वाले हैं, रेड वाले आपके रेल रेल लाइन है। जो येलो वाले हैं आपके, जो येलो कलर है, ये आपका सी रूट हो गया। और इसमें आगे ये आपका रोडवेज हो गया। ठीक है। बेसिकली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप से करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है, ताकि केवल इंडिया की नहीं, इंडिया ही मेन नहीं है, बाकी भी और देश हैं। मेन पॉइंट मेरा क्या था इसको कराने का, इसमें कुछ अच्छी अच्छी जगहों के नाम दिए गए। जैसे ये आप यहाँ पे आपका ईरान का शाहबार पोर्ट ये मेंशन किया गया है। ठीक है। यहाँ ये ईरान में, येलो वन इज ईरान, राइट। ये आपका है पाकिस्तान। इसी के बगल में, छाबाड़ के जस्ट बगल में राइट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे है आपका ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का, जिसको बना रही है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बन रहा है। तेहरान में, ईरान में जो छाबार पोर्ट बन रहा है वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट से। ऑलराइट। ये दो जगह आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दिस वन इज, पेन कलर चेंज करूँ, प्रॉपर देखिए, दिस वन इज, ये आपका पर्शियन गल्फ है और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। ये बीच में जो स्ट्रेट है, ठीक है, बीच में जो स्ट्रेट है इसको हम बोलते हैं होर्मुज, होर्मुज स्ट्रेट। ठीक है। ये जो बीच में स्ट्रेट है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में जो पतली सी नैरो वाटर चैनल है, इसको हम होर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं। सिमिलरली ये आपकी रेड सी है। ठीक है। और ये आपका, ये जो स्ट्रेट है ये बेसिकली है बाबल मंडप स्ट्रेट। ठीक है। तो रेड सी और ये आपका यहाँ पे बाबल मंडप है, ठीक है, जो अरेबियन सी से जिसको कनेक्ट कर रहा है, ये वाले से। तो यहाँ पे ये दो स्ट्रेट आपको ध्यान रखने हैं। एक होर्मुज हो गया और एक हो गया बाबल मंडप। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। ये आपकी कैस्पियन कैस्पियन सी, दिस वन इज कैस्पियन सी, राइट। सॉरी दिस वन इज ब्लैक सी, पार्डन मी, दिस वन इज ब्लैक सी, राइट। तो ये कुछ आपको लोकेशन पता होने चाहिए। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। मेरा बस मेन एम था आपको यहाँ पे जो खासकर ये जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, जो आपका, सॉरी, जो आपका पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, ये अरेबियन पेनिनसुला आपका हो गया। ठीक है। और इस रीजन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपका ईरान हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका इंडिया हो गया। तो छाबार पोर्ट जो है, छाबार पोर्ट इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर दे, वरना ईरान तक जाना तो हमको ऐसे जाना पड़ता। अगर मैं दिखाऊं इंडिया को, दिस इज इंडिया, इंडिया को ईरान जाना तो इसको पाकिस्तान से जाना पड़ेगा। तो छाबार पोर्ट जो बना है इसीलिए बनाया गया है कि इंडिया इजिली पाकिस्तान को बाईपास करके यहाँ पहुंचे, और सिमिलरली फिर वो आगे बढ़ के यूरोप तक उसका कनेक्शन हो जाए। राइट। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, ये आपका सेंट्रल एशिया, ये आपकी है कैस्पियन सी, ये आपकी है ब्लैक सी, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी सीज कहाँ पे हैं, कौन से स्ट्रेट्स हैं। ये जैसे आपका, ये आपका रेड सी हो गया, राइट, ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे में एक सीरीज भी लेके आऊंगा आगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, जो भी साल भर इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में थे उसको हम कवर करेंगे। राइट। चलिए अगला देखते हैं, धोलावीरा अ हरप्पन सिटी। तो इसको बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की मांग की जा रही है।
धोलावीरा। तो धोलावीरा देख लो, दिस इज गुजरात। यहाँ पे आपका धोलावीरा है, ये अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज धोलावीरा। तो एक ही इंदस वैली साइट है, आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, लोथल और धोलावीरा दो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वो अपने गुजरात में आते हैं। राइट, तो इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मेन एम था। इसमें देखो देसलपुर, देसलपुर अगर आपने यूपीएससी 2020 का पेपर देखा होगा तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन था देसलपुर के ऊपर कि ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है, ये इंदस वैली साइट इनमें से कौन सी नहीं है। राइट, तो देसलपुर वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें आप एक मैप में और दो तीन चीज देख सकते हो। जामनगर ऑयल रिफाइनरी है बड़ी फेमस। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, इसमें कुछ कुछ नदियां भी मैंने यहाँ पे बताई थी। ये देखो साबरमती ऐसे बह के आ रही है। राइट, इसको आप मेंशन कर, यहाँ पे आपका वलसाद है, भी काफी इंपॉर्टेंट जगह। ये मैप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट हमारा है वाटर पावर। तो बेसिकली ये मैं क्यों दिखाया मैंने ये, क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्र के ऊपर कुछ डैम्स बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो दिस ग्रीन वन, ये जो ग्रीन कलर है ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ऐसे बह रही है। तिब्बत में इसको यारलुंग जांगपो बोलते हैं। एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी हमने पता पढ़ा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम वाले में, ब्रह्मपुत्र रिवर, उसको तिब्बत में यारलुंग जांगपो बोलते हैं। तो जब ये आगे बढ़ती है ऐसे, और फिर यहाँ से ये यू टर्न लेके ये हमारे इंडिया में घुसती है, ये आपका अरुणाचल हो गया। ओके, तो ये ऐसे ऐसे करके ये जाके फाइनली आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पे। तो चाइना यहाँ पे आपका डैम बना रहा है। तो ये बेसिकली चार देख रहे हो ना, 1 2 3 4। तो जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला दैट इज नंबर 3, जांगमू डैम। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इस पे काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और बाकी जो है डागू, जीजू और जिलाचा, ये प्लान है। चाइना ने अगले जो 5 ईयर प्लान है अपने, जो 2011 से 15 का था, 12th 5 ईयर प्लान 2011 से 15 जून का था, उसमें इन्होंने ये 3 डैम 1 2 एंड 4 को मंजूरी दे दी कि भाई बना लो। तो इसमें इशू ये है कि चाइना, देखो ब्रह्मपुत्र एक इंटरनेशनल रिवर है, नो डाउट, तिब्बत से भी बह रही है, इंडिया में भी आ रही है। तो चाइना को डैम बनाने से पहले इंडिया के साथ कोई ट्रीटी करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तो बट चाइना की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं है। चाइना ने कोई भी बायलेटरल या मल्टीलेटरल ट्रीटी नहीं साइन की है। वो आई और बोली कि भाई मैं डैम बना रही हूँ, बना दे। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल इश्यूज में आप बता सकते हो कि ब्रह्मपुत्र के रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर इंडिया और चाइना का एक मतभेद हमेशा। तो आप देख लो कि ये ब्रह्मपुत्र कैसे आ रही है, तो यहाँ से यू टर्न लेके इंडिया में। ठीक है, मैप आपको आइडिया होना चाहिए। राइट, चलिए अब करते हैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये एम मेरा इसमें बस यही है कि आपको, आप जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्टैटिक पढ़ो फाइन, डेली आप 2 से 5 एमसीक्यू सॉल्व करें, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम वाले दिन आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। अगर आपका डेली प्रैक्टिस रहेगी और द नेक्स्ट 300 डेज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब एग्जाम वाले दिन जाओगे तो आपको बहुत, आप यूज टू रहोगे, आपको कोई अनोखी या नई चीज़ें नहीं करनी है। राइट, तो एक नेचुरल एडवांटेज आपके अंदर रहेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायपोल। अच्छा मैं बता दूं ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन डायपोल समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बता, पहला स्टेटमेंट है इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन, कौन से दो सी सरफेस टेम्परेचर के बात की जा रही है। एक तो की जा रही है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन और ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, इन दो ओशन के बीच की ओशन टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जा रही है आईओडी में। ठीक है, दूसरा है एन आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आईओडी फिनोमेना जो होता है इंडियन ओशन डायपोल, ये आपके एल नीनो के इम्पैक्ट जो मॉनसून पे होता है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसको आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंडियन ओशन डायपोल होता है। तो ये अगर आपका इंडिया है, दिस इज द
वेस्टर्न इंडियन ओशियन बोल लो आप, या इसको अरेबियन सी बोल, ये आपका ईस्टर्न इंडियन ओशियन हो गया। तो बेसिकली जो इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, इन दो जगह के, इन दो सी सरफेस के टेम्परेचर के लिए होता है, ना कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये इंडियन ओशियन ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशियन के बीच का होता है। पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ऑलराइट, तो अब देखो आईओडी भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। ये कब होगा? जब आपका वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जो टेम्परेचर है ये काफी ज्यादा हाई है, गर्म पानी है, और ईस्टर्न इंडियन ओशन आपका ठंडा है, दिस इज कूल। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और जब ये फिनोमेना ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब वेस्टर्न वाला आपका कूल हो गया और ईस्टर्न इंडियन ओशन आपका वार्म हो गया, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ऑलराइट, तो जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है हमारा, इट इज गुड फॉर मॉनसून, और जो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, इट इज बैड फॉर मॉनसून। ऑलराइट, तो अगर कहने का मतलब एल नीनो वाला मौसम है, एल नीनो वाला ईयर है, तो हमारे इंडियन मानसून वीक हो जाएगा। बट अगर उस टाइम में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल रह गया वाला सिनारियो बना, तो वो एल नीनो का इम्पैक्ट कम हो जाता है और हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो जाती है। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी टू ओनली। यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखिए, पॉजिटिव आईओडी लीड्स टू ग्रेटर मानसून। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है पॉलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। तो जो बोला जाता है ना कि ओनली स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं, तो भाई इसमें तो तीनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, तो इसलिए बोला जाता है कि जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें ये 90 to 95% ऑफ द टाइम आपकी एलिमिनेशन में हेल्पफुल करती है। 90 to 95% ऑफ द टाइम ये आप इनको ओनली वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सके अपना आंसर निकाल सकते हो। बट ये जो 5% है, यूपीएससी ने यहीं पे आपसे खेल कर लिया था। ठीक है, तीनों में उतना ओनली बोल दिया। राइट, तो चलो हमको इसमें अब थोड़ा बेसिक ज्योग्राफी लगानी है। तो भाई हिमालयाज का देखा जाए, हिमालयाज क्या 5 ही स्टेट से निकलते हैं? अगर आप मैप बनाया है तो हिमालयास ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन से स्टेट आ रहा है? चलो भाई, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल। अरे वाह, 5 स्टेट हैं, ये तो सही होना चाहिए। नो, दिस इज रॉन्ग। ये 5 स्टेट नहीं भाई, हिमालय फिर आगे मुड़ के ऐसे भी तो घूम जाते हैं। याद आ रहा है? हिमालय ऐसे होके फिर यहाँ से सिंटेक्शियल बेंड, और फिर ये नागालैंड, मणिपुर, आपका त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर आपका, ठीक है, इसमें भी तो आ जाते हैं, अरुणाचल। ठीक, तो ये आपके गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देन दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन। बचा बी और सी। तीसरा बोल रहा है भाई, तीसरा स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है दोनों में। तो जो पुलिकट लेक है वो आपके 2 स्टेट्स में बटी हुई है। पुलिकट लेक है आपकी यहाँ पे, वो आपकी आंध्रा और तमिलनाडु यहाँ पे बटी हुई है। ठीक है, 2 स्टेट है, सही चीज है। दूसरा स्टेटमेंट था वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। बनाइए मैप इंडिया का, वेस्टर्न घाट्स बताइए ऐसे हैं। राइट, तो कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं? चलो स्टार्ट करो भाई। आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में है, फाइन। आपका कर्नाटका में है, ओके। आपका तमिलनाडु में है, ओके। केरला में है, फाइन। ये गुजरात में भी है, यस। 5 स्टेट ही तो सही होना चाहिए, सेकेंड स्टेट, बट नो। हम भूल रहे हैं कि भाई गोवा भी तो स्टेट है। मैक्सिमम लोगों ने उस टाइम यही गलती की थी, वो लोग गोवा को काउंट करना भूल गए। तो यहाँ पे 6 स्टेट्स हैं। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों ने ये गलती की और उन्होंने 2 और 3 करके आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 ओनली। राइट, तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हो। तो वेस्टर्न घाट्स आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बेसिकली 3, 2, 5, 6, 6 स्टेट से ये आपका जाता है। राइट, और हिमालय का मैंने बताई दिया, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका बी, 3 ओनली। केवल तीसरा स्टेटमेंट सही, बाकी दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। ऑलराइट,
चलिए, आई होप आप सबको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्लियर हुआ होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हो, या आप मुझे मेरे नंबर पे 9643443102, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे इस पे यहाँ पे मैसेज कर देना कि सर ये मेरे डाउट्स हैं, मुझे आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स में ये पर्टिकुलर इशू, ठीक है? एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैं कल हम करेंगे, आपका जो भी डाउट सेशन एक हम रखने वाले हैं, जो भी लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, राइट, पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम एक डाउट सेशन रख रहे हैं। तो मैं आप सबसे गूगल मीट का एक लिंक शेयर कर दूंगा, और हम सेशंस वाइज लेंगे, 4, 10, 5 बच्चों के सेशंस लेंगे छोटे छोटे, उसमें आप मेरे सामने आइए, अब अपने इश्यूज बताइए, हम फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है, एक वन ऑन वन सेशंस टाइप का, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहे। आपके जो भी इश्यूज हैं डाउट क्लियर होने चाहिए, वरना दिमाग में अगर डाउट्स बनते जाएंगे पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर आप किससे पूछोगे, राइट? एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हम इसलिए 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? चलिए, मैं अब आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। आप, आई होप आपको इस हफ्ते का ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की जो भी करंट अफेयर्स थी वो चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? टिल देन, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।